गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th का लेसन नंबर 4 बिजनेस में व्यवसायिक संगठनों के रूप, जिसमें मेनली हम एकाकी स्वामित्व अर्थात सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। देखिए, एकाकी स्वामित्व क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन काल में, क्योंकि व्यवसाय बहुत छोटे होते थे, प्राचीन समय में व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर किए जाते थे, इसलिए एकाकी व्यापार ही व्यवसाय संगठन का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप था। इसका मतलब क्या है कि पहले समय में व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा नहीं होता था, ना तो कंपनियां थी, ना पार्टनरशिप थी, इस तरह नहीं होता था, बल्कि एक बहुत छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पर व्यवसाय चलाया जाता था। और उस व्यवसाय को एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति करता था। एक अकेला व्यक्ति जो है उस बिजनेस को चलाता था, उसमें धन लगाता था, उसका प्रबंध संचालन करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सभ्यता के विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी। लेकिन आप जानते हैं, आज से 50 साल पहले और आज में समय में बड़ा फर्क आ गया है। बहुत सी चीजें जिनके बारे में आज से 20 साल 40 साल पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज हम उनको प्रयोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता जो का विकास हुआ, लोगों में सभ्यता आई, उन्होंने नई नई चीजों को अपनाना प्रारंभ किया और इससे उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। और आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण ये आवश्यक हो गया कि व्यवसाय के पैमाने का भी विस्तार होने लगा, अर्थात व्यवसाय का विस्तार हो गया। और व्यवसाय के बड़े पैमाने पर होने के कारण व्यवसाय में अधिक पूंजी, प्रबंध, दायित्व आदि से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कि व्यवसाय का आकार बढ़ा, उसके कारण बड़े व्यवसाय के लिए अधिक पूंजी चाहिए, उसको दायित्व अर्थात जिम्मेवारी सहन करने वाला व्यक्ति, ज्यादा रिस्क उठाने वाला व्यक्ति चाहिए, उसके लिए प्रबंध करने वाले व्यक्ति चाहिए, क्योंकि छोटे व्यवसाय का तो प्रबंध आसानी से एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन बड़ी संस्था है, मान लीजिए रिलायंस है, तो हो सकता है एक स्वामी स्वयं उसका प्रबंध करने में सक्षम ना हो। तो ऐसी स्थिति में अनेक समस्याएं बिजनेस में आने लगी। इस प्रकार सार्वजनिक हित के व्यवसायों में, सार्वजनिक हित के मतलब जो व्यवसाय सरकार करती है, उनमें सरकारी हस्तक्षेप महसूस किया जाने लगा। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक जो संगठन है, उस व्यावसायिक संगठन की जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों का जन्म हुआ। ये अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का क्या अर्थ है। तो ध्यान कीजिएगा, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, प्रारूप का मतलब यहाँ प्रकार, एक तरह से स्वरूपों का अध्ययन व्यवसाय के स्वामित्व के साथ होता है, तथा स्वामित्व एक वैधानिक धारणा है जो व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार और दायित्व निर्धारित करती है। स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों के साथ साथ स्वामियों के अधिकार और दायित्व भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ आगे ये है इसकी मीनिंग जो आप पढ़ेंगे आपके सामने। तो देखिए, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप ने वे वैधानिक स्वरूप हैं। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप वे वैधानिक स्वरूप हैं जिनके अनुसार व्यवसाय संगठित होते हैं तथा अपना कारोबार चलाते हैं। अतः व्यावसायिक संगठन के वैधानिक स्वरूप को ही व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहा जाता है। इस संबंध में यह कथन महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है तथा अन्य पक्षकार इसी अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान करते हैं। तो जो इसका मीनिंग होगा ये यहाँ से होगा। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप वे वैधानिक स्वरूप हैं जिनके अनुसार व्यवसाय संगठित होते हैं तथा अपना कारोबार चलाते हैं। अतः व्यावसायिक संगठन के वैधानिक स्वरूप को ही व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहा जाता है। यहाँ तक इसको करना है। अब देखिए, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप या प्रारूप या प्रकार बहुत हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, तो उस बारे में हम थोड़ा जानेंगे, तो ध्यान करना। तो व्यावसायिक संगठन के 3 प्रकार मेनली हमको बताए गए हैं। पहला है निजी क्षेत्र के,
व्यवसाय, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय और तीसरा मिश्रित क्षेत्र के व्यवसाय। निजी क्षेत्र में कौन कौन से हैं? निगमित, गैर निगमित और निगमित। कुछ गैर निगमित यानी नॉन इनकॉर्पोरेट होते हैं, कुछ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो इसके बाद है गैर निगमित जो व्यवसाय हैं उनमें एकल स्वामित्व, जिसको एकाकी व्यापार भी कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त साहस। और निगमित में संयुक्त पूंजी कंपनी, सहकारी उपक्रम। और सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम आए, सार्वजनिक क्षेत्र में भी गैर निगमित और निगमित होते हैं, लेकिन गैर निगमित में आपके विभागीय उपक्रम और निगमित में आपके वैधानिक सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी उपक्रम, सहकारी उपक्रम कंपनी। और मिश्रित क्षेत्र अकेला होता है। तो ये जितना भी आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इस सब पर एक एक चैप्टर इस बुक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं एकल स्वामित्व, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ध्यान कीजिएगा, एकाकी स्वामित्व या एकल स्वामित्व या एकाकी व्यवसाय भी कहते हैं। तो एकाकी व्यवसाय व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीन रूप है। वर्तमान समय में जितने भी व्यवसायिक संगठन के स्वरूप हैं, वे सभी इसी व्यवसाय से के विकसित रूप ही है। यानी हमने बताया कि सबसे पहले सबसे पुराना जो रूप है व्यवसाय का, वो एकाकी व्यवसाय, यानी पहले एक ही व्यक्ति व्यवसाय करता था। उसके बाद चाहे वो साझेदारी है, चाहे कंपनी है, चाहे अन्य व्यवसाय है, वो सारे एकल व्यवसाय, एक व्यक्ति के व्यवसाय से ही निकले हुए हैं। लेकिन सबसे प्राचीन में जब किसी ने पहली बार व्यवसाय किया होगा तो वो अकेले व्यक्ति ने अपने लेवल पर किया होगा। तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचलन मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि एकाकी व्यवसाय केवल भारत में थे, विदेशों में भी थे। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, सभ्यता का विकास हुआ और व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे व्यावसायिक एकाकी स्वरूप सामूहिक रूप में बदल गया, जिससे साझेदारी, कंपनी आदि नामों से पुकारे जाने लगा। परंतु एकाकी व्यापार अपने गुणों और विशेषताओं के कारण आज भी सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन माना जाता है। अब सीधे हम इस पे आते हैं, एकाकी स्वामित्व का अर्थ क्या है। तो ध्यान कीजिएगा, एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है। वह स्वयं आवश्यक पूंजी लगाता है, अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए प्रबंध का और संचालन करता है तथा व्यवसाय में होने वाले समस्त लाभ और हानि का वही अधिकारी होता है। ऐसे व्यवसायी को एकाकी व्यापारी तथा उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय को एकाकी व्यापार कहते हैं। यहां तक करना आपने, ओके। तो एकाकी व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसे एक व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाता है। वह अकेला उसमें पूंजी लगाता है, वही उसका प्रबंध और संचालन करता है। व्यवसाय में होने वाला समस्त लाभ और हानि उसी को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे एकाकी व्यवसायी कहते हैं, और उसके द्वारा जो क्रिया की जाती है वो एकाकी व्यवसाय कहलाती है। एक डेफिनेशन आप लिखेंगे इसके बाद इसमें कि डॉक्टर जॉन सुबीन के अनुसार, कि जो भी इजी ये ले सकते हैं, जेम्स एंड लुंडी के अनुसार एकल स्वामित्व एक औपचारिक प्रकार का व्यवसाय है, अनौपचारिक प्रकार का व्यवसाय है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। यानी ये कोई इसे संगठित नहीं है, इसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये अपने अनुसार चला जाता है। मान लीजिए आपने कपड़े की दुकान खोली तो आप अपने अनुसार चलाएंगे, इसके लिए कोई सरकार ने कोई नियम बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनौपचारिक है, जिसे पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, वो अकेला मालिक होता है। अब इसके लक्षण या विशेषताएं। एकाकी स्वामित्व, पहली विशेषता है एकाकी स्वामित्व, एक का ही ऑनरशिप होती है, मालिकाना। एकाकी व्यापार की सबसे पहली विशेषता यह है कि इस पर एक ही व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, यानी एक ही व्यक्ति इसका मालिक होता है, अर्थात व्यवसाय की सारी संपत्ति और साधनों का अकेला वही स्वामी होता है। आप जानते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने कपड़े की दुकान खोली तो वो अकेला ही उसका स्वामी है, कोई अन्य उसका स्वामी नहीं हो सकता। सेकंड है एकाकी प्रबंध। एकाकी व्यवसाय में स्वामी ही सामान्यतः प्रबंध का कार्य भी करता है। आपकी दुकान है तो उसका प्रबंध, मैनेज करने का काम भी आप ही करेंगे। लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र अगर बड़ा है, प्रबंध का मतलब ये नहीं कि कितना भी बड़ा है तो आप ही करेंगे, मजबूर है, ऐसा भी नहीं है। अगर व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा है और वो आप से संभाल
करने में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप प्रबंधकों को नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रबंधकों द्वारा किए गए कामों के लिए भी स्वयं जो है व्यवसायी ही उत्तरदायी होगा। मतलब कल को यदि मैनेजर कोई गलत निर्णय ले लेता है और उससे व्यवसाय को हानि हो जाती है तो वो मैनेजर की हानि नहीं कहलाएगी, वो व्यवसाय की हानि होगी। उसका जिम्मेवार सीधा उत्तरदायी व्यवसायी ही होगा। असीमित दायित्व, एकाकी व्यवसाय में व्यवसायी का जो दायित्व होता है असीमित होता है। इसका असीमित दायित्व का मतलब है यदि कभी किसी कारण से व्यवसाय में कोई हानि हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यवसायी को व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान करने के लिए, व्यवसाय के कर्जों को चुकाने के लिए अपनी व्यावसायिक संपत्ति के साथ साथ घरेलू संपत्ति अर्थात घरेलू जो कपड़े बर्तन या घरेलू जो सामान है उसका प्रयोग भी उस ऋण को उतारने के लिए करना पड़ सकता है। इसलिए इसका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। दैट क्लियर? इसके बाद है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। एकाकी व्यवसायी को व्यवसाय चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अर्थात एक व्यवसायी जो भी उसकी इच्छा हो वो व्यवसाय चुन सकता है। ठीक है, उसे किसी व्यवसाय का चुनाव करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति से कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ना ही वो किसी के दबाव के कारण किसी व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य होता है। वो अपनी रुचि के अनुसार किसी व्यवसाय को चुनाव कर सकता है और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन कर सकता है, अर्थात उसको बदल सकता है। दैट क्लियर? इसके बाद है पांचवा, गोपनीयता। एकाकी व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें गोपनीयता की मात्रा अधिक पाई जाती है। अर्थात गोपनीयता का मतलब है कि व्यवसाय से संबंधित सभी रहस्य केवल एक व्यक्ति तक ही गुप्त रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं, और वो व्यक्ति होता है एकाकी व्यवसायी। एकाकी व्यवसायी व्यवसाय संबंधित किसी भी बात को किसी भी अन्य व्यक्ति को बताने के लिए मजबूर नहीं होता है। इसलिए इस व्यवसाय में गोपनीयता सदैव बनी रहती है। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि गुप्त बातों को जान करके कोई भी बाहरी व्यक्ति व्यवसाय से फायदा नहीं उठा सकता है। इसके बाद है व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। एकाकी व्यवसाय का अस्तित्व जो है पृथक नहीं है, वैधानिक अस्तित्व पृथक नहीं होता। अर्थात एकाकी व्यवसाय में व्यवसायी और व्यवसाय दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थात व्यवसाय में होने वाली हानि का मतलब है व्यवसाय की हानि और व्यवसाय की हानि का मतलब है व्यवसाय की हानि। अर्थात दोनों का अस्तित्व एक होता है। यदि व्यवसायी को हानि होती है तो व्यवसाय को हानि समझी जाती है और व्यवसाय को हानि होती है तो व्यवसाय की हानि समझी जाती है। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार के दायित्वों के लिए व्यवसायी ही जिम्मेवार होता है। इसके बाद है अविभाजित जोखिम। अविभाजित जोखिम मतलब बिना बांटा हुआ जोखिम। एकाकी व्यवसाय में होने वाला लाभ और हानि दोनों ही व्यवसायी को प्राप्त होती हैं। ठीक है, अर्थात क्योंकि उसका केवल व्यवसाय का केवल एक ही स्वामी होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि पट भी उसी की और चित भी उसी की। अर्थात लाभ अगर होता है व्यवसाय में तो वो भी उसे ही प्राप्त होगा और हानि होती है तो भी उसी को उठानी पड़ेगी। और लास्ट है कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त। एकाकी व्यवसाय कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है जिसमें जहां व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली बहुत सतर्कता और सेवा की जरूरत होती है। जैसे टेलर का काम, मिठाई का काम, बेकरी का काम, ब्यूटी पार्लर का काम और सिलाई का काम। क्योंकि आप जब भी सिलाई करने जाते थे कि विशेष टेलर को देखकर ही सिलाई करवाते हैं। मिठाई लेने जाते थे कि विशेष मिष्ठान भंडार से ही जो है मिठाई लेने जाते हैं। मिठाइयाँ यद्यपि बहुतों पे मिल सकती हैं, बहुत दुकानदार बेचते हैं, लेकिन एक विशेष की मिठाई आप खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छी बनाता है। तो कुछ ही व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद बात करते हैं एकाकी व्यवसाय के लाभ। अगर हम एकाकी व्यवसाय करते हैं तो उसके क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ है शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यवसाय का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसे संचालित करने वाला केवल एक अकेला व्यक्ति होता है। उसे
व्यवसाय से संबंधित किसी भी बात के बारे में किसी अन्य से परामर्श या सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती, अतः वह बिना किसी कोई देरी किए व्यवसाय से संबंधित कोई भी निर्णय शीघ्र ले सकता है। इसके बाद गोपनीयता का लाभ। तो एकाकी व्यवसाय में गोपनीयता की मात्रा अधिक पाई जाती है और किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय से संबंधित गोपनीयता बनी रहे, अर्थात व्यवसाय से संबंधित मुख्य बातें गुप्त रहें। और एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय से संबंधित सभी बातें केवल व्यवसायी तक ही सीमित रहती हैं। वह किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को इन बातों को बताने के लिए बाध्य नहीं होता, जिससे वह जो है प्रतियोगियों की अपेक्षा इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि उसने मान लीजिए उसे कोई मशीन 2 लाख रुपए की 4 लाख वाली मशीन किसी कारण से 2 लाख रुपए में मिल रही है, तो वह इस अवसर का फायदा चुपचाप उठा सकता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रेरणा। एकाकी व्यवसाय में काम करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। वह इस बात से स्वतः ही यानी व्यवसायी जो है इस बात से अपने आप ही प्रेरित होता है, क्योंकि वह जानता है कि जितना भी लाभ होगा वह उसे ही प्राप्त होगा। इसलिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करता है और अंत में जो है पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त करता है। इसका व्यक्तिगत नियंत्रण। व्यापार का अकेला स्वामी और सर्वे सर्वा होने के कारण, क्योंकि एकाकी व्यवसायी एक अकेला स्वामी होता है, इसके कारण एकाकी व्यापारी का व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है, पूरा नियंत्रण होता है। सभी कर्मचारी उसके प्रभाव में होते हैं। सारे कर्मचारी जो है उसके कहने के अनुसार कार्य करता है तथा कोई भी काम में लापरवाही नहीं कर सकता। यानी एक मालिक है, उसके नीचे जितने भी कर्मचारी करते हैं तो वो कर्मचारियों को काम मालिक के कहने के अनुसार करना होगा। इस प्रकार कम समय में और कम लागत पर अधिक और अच्छा काम संभव हो जाता है। इसके बाद है स्थापना में सुगमता। एकाकी व्यापार की स्थापना करना बड़ा आसान होता है। इसे प्रारंभ करने या इसकी स्थापना करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता पूरा करना जरूरी नहीं है, जैसे कि कोई पंजीकरण करना, कोई रजिस्ट्रेशन कराना इत्यादि की जरूरत नहीं होती। हाँ, यदि कोई ऐसा व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है जिसके लिए कोई लीगल कार्रवाई करनी जरूरी है, जैसे कोई मेडिकल स्टोर खोलना है, तो कोई लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए जो है वैधानिक कार्रवाई अनिवार्य होती है। अब इसके दोष पढ़ते हैं। एकाकी व्यवसाय की दोष। सबसे पहले पूंजी की सीमित साधन। देखिए, एकाकी व्यवसाय में एक अकेला व्यक्ति ही व्यवसाय को संचालित करता है, वही उसमें धन लगाता है और वित्तीय साधन जो है व्यवसायी की अपनी स्वयं की पूंजी तक ही सीमित होते हैं या उसके उधार लेने की क्षमता तक ही सीमित रहते हैं। एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते, अर्थात पर्याप्त मात्रा में होते हैं, नहीं हो सकते। और जब यदि एक व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है तो पूंजी की जो मात्रा है, सीमित मात्रा है, वो व्यवसाय में बाधा बन जाती है। दूसरा, अस्थायी अस्तित्व। एकाकी व्यवसाय का जो संचालन में लगातार अस्थिरता बनी रहती है, अर्थात यदि किसी कारणवश व्यवसायी को व्यवसाय से अनुपस्थित रहना पड़ जाए या व्यवसायी अस्वस्थ हो जाए और यदि किसी कारण से व्यवसाय की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय का समापन भी हो सकता है। इस प्रकार इसका अस्तित्व अस्थायी होता है, अर्थात व्यवसायी के साथ सीधा सीधा ये जुड़ा होता है। अगर व्यवसायी स्वस्थ है तो व्यवसाय भी स्वस्थ है, और अगर व्यवसायी की मृत्यु हो जाती है और बीमार हो जाता है तो धीरे धीरे व्यवसाय भी जो है ठप होने लगता है। इसके बाद है असीमित दायित्व। थर्ड पॉइंट। एकाकी व्यवसाय की सबसे बड़ी जो समस्या है वो व्यवसाय का जो दायित्व, व्यवसायी का दायित्व है वो असीमित होता है। अर्थात यदि किसी समय व्यवसाय को अत्यधिक हानि हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यवसायी को अपने व्यावसायिक संपत्ति के साथ साथ घरेलू संपत्ति का प्रयोग भी व्यवसाय की हानि को चुकाने में या ऋणों को चुकाने में करना पड़ सकता है। और लास्ट है असंतुलित प्रबंधन। एकाकी व्यापारी का व्यवसाय में की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, यानी एकाकी व्यापार में जो सभी समस्त क्रियाएं हैं जो व्यवसायी के स्वयं के द्वारा की जाती हैं, व्यवसाय में
प्राय अनेक क्रियाएं होती हैं, क्रय विक्रय, उत्पादन, रोकड़, कर्मचारी जो है नियुक्ति इत्यादि। और कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि इन सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक जो है संपन्न कर ले। अर्थात एक व्यक्ति जब इतने सारे कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है गलती की संभावना बनी रहती है, और जब कई बार ऐसी गलती हो जाती है तो यही गलतियां जो है संस्था के समापन का कारण भी बन जाती हैं। तो कहता है प्राय कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं हो सकता कि उत्पादन, विक्रय, विपणन, वित्त आदि सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक स्वयं पूरा कर ले। उसे अनेक प्रकार के प्रबंधकीय और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके निर्णय कई बार असंतुलित हो जाते हैं, अर्थात गलत भी हो सकते हैं। और दूसरी ओर सीमित साधन, वित्तीय साधन होने के कारण वैज्ञानिक प्रबंधक को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। अतः व्यावसायिक संगठन का यह प्रारूप प्राय प्रबंधक विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहता है। ओके, तो ये चैप्टर आप कर लें।